क्या रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी ये एक न्यूक्लियर फेनोमेनन होता है। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन है, कैथोड रिडक्शन में नैनो डीपी, इसकी बात हम करेंगे ऑक्टेट रूल, ये सब चीज का कोई लेना देना नहीं। एटम में दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट। किसी भी एटम को दो टुकड़ों में बांट सकते हो तुम, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो न्यूक्लियर पार्ट है उसमें न्यूट्रॉन्स, इसका नंबर, प्रोटॉन्स, इसका नंबर, ये दोनों होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जितना कुछ होता है वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, या फिर केमिस्ट्री में यही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आना जाना, मतलब आधे से तुम 95% केमिस्ट्री उठा दो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ करते, कोई रिएक्शन है या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है ही नहीं। मतलब रेडियो एक्टिविटी को फर्क भी नहीं पड़ता कि ये सब कुछ एग्जिस्ट भी करता है, वो तो पूरा न्यूक्लियस से होने वाला फेनोमेनन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका एक रेशियो होता है, और इसको कोई नाम नहीं देते, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ही कहते हैं। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तुम्हें ये सोचना चाहिए, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही छोटा, और उसमें इतने सारे प्रोटॉन्स, सारे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एग्जिस्ट भी कैसे करते हो, रिपल्शन होगा। तो देयर हैज टू बी सम बाइंडिंग एनर्जी दैट बाइंड्स ऑल द प्रोटॉन्स टुगेदर। नहीं समझे? छोटे से न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर मुझे चार्ज का सेंस है तो उसी वक्त मुझे हिट करेगा, इतने सारे प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से रेडियस में सेट कैसे हो सकते, बैक कैसे, रिपल्शन होगा। एंड हमें पता है, अच्छा तुम्हें ये बात बताइए पहले, रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी एंड अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी। अब इतने सारे प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी मतलब मोर रिएक्टिविटी। अब इतने सारे प्रोटॉन्स में अगर रिपल्शन होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है। न्यूक्लियस स्टेबल होता है ना, डैम स्टेबल। वो इतने सालों से, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स एटम्स बने होंगे, और यूनिवर्स में स्टेबल है, एटम्स आर प्रीटी गुड स्टेबल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे स्टेबल है। तो इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स वो बाइंडिंग एनर्जी का काम करते हैं। कुछ ऐसा होता है, हम आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स ही कुछ ऐसा चेंज करते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। वो बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस को पकड़े रहती है, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए। तो देयर इज डायर नीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, देयर इज एब्सोल्युटली डायर नीड। ये भी है कि एटम्स को हमने नहीं बनाया, एटम्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था, हमने बाद में पता लगाया कि न्यूक्लियस का क्या रोल रहा हो, सॉरी न्यूट्रॉन्स का क्या रोल रहा हो। तो ये फिर इसमें फिर बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए। मतलब अब जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो बचपन में हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें मेसन्स, पाई मेसन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल्स और होते हैं न्यूक्लियस में। ये सारे पार्टिकल मिलके कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस स्टेबल होता है। लेकिन ये सब गेम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो का होता है, जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो 1.5 या 1.5 से कम। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज्यादा हो गया, मतलब आपके पास नेगेटिव था, उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आपने पॉजिटिव बनाया, सब कुछ बैलेंस। अब ये पॉजिटिव भी ज्यादा हो, तो पहले तो नेगेटिव के ज्यादा होने से प्रॉब्लम थी,
अब आप उस नेगेटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव बना रहे थे, अब पॉजिटिव ज्यादा हो गया, उससे प्रॉब्लम। सारे प्रोटॉन्स को पकड़े रखने के लिए हमने न्यूट्रॉन्स बनाया। इसका मतलब समझा? अगर मैं कह रहा हूँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज्यादा है, न्यूट्रॉन नंबर सपोज मैं कह रहा हूँ 1.87 है, इसका क्या मतलब? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.87 टाइम्स दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो गए ना? तो ये वो सारे न्यूक्लियस। अच्छा, ये भी हमने नोटिस ही किया कि यूनिवर्स में जितने ऐसे एटम्स हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर का रेशियो निकाला तो वो 1.5 से ज्यादा है, तो देखा वो अनस्टेबल है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिख रहा हूं मैं। न्यूक्लियस इज अदरवाइज nucleus is otherwise stable, but for nucleus having neutron proton ratio greater than 1.5 are found to be unstable and shows radioactivity. अब ये रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, ये किसने ऑब्जर्व किया था, कैसे पता चला हमें रेडियोएक्टिविटी वो देखें। तो एक इंफॉर्मेशन दिया बस कि वो एटम जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वही कारण ये लगे, लेकिन ये होता है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, वो रेडियोएक्टिविटी शो करता है। अब ये रेडियोएक्टिविटी क्या है ये समझ गए, न्यूक्लियर फेनोमेनन क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन और एक्सप्लेन व्हाई रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन। तो तुम ऐसे लिखना रेडियोएक्टिविटी इज अ फेनोमेनन। तुम्हें याद होगा रिएक्शन जब आप करते थे केमिस्ट्री में, जब रिएक्शन करते थे फ्रॉम टेम्परेचर, प्रेशर, एसिड, बेस, कैटलिस्ट, प्रोमोटर, ये सब देते हैं और रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। एक रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं हुआ। एक रिएक्शन जिसको हीट की जरूरत है, तुमने हीट नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं हुआ। एक रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये कैथोड में रिडक्शन हुआ। एक रिएक्शन जहाँ कैथोड में रिडक्शन हुआ वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, पर नहीं हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, कैटलिस्ट, प्रोमोटर, ये ऐसे रिएक्शन है जो इसको अफेक्ट करते हैं। ये ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे फैक्टर्स है जो इनको अफेक्ट करते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिविटी जब न्यूक्लियस से होना शुरू होता है ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता तुमने टेम्परेचर दिया कि नहीं दिया, तुमने बर्फ में रखा, तुमने कैटलिस्ट दिया, प्रोमोटर दिया, हीट दिया, प्रेशर दिया, उसको कोई फर्क नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी सच है फेनोमेनन। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फेनोमेनन है जिसको टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, कैटलिस्ट, प्रोमोटर, हीट, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ फेनोमेनन दैट रिमेन्स इंडिपेंडेंट with external factors, that remains independent. Radioactivity is such a phenomenon. Radioactivity is such a phenomenon that remains independent with external factors like temperature, pressure, heat, light, catalyst, and promoter. And we consider it, and thus it is considered to be a nuclear phenomenon. It is क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें जो टेम्परेचर प्रोडक्शन होता है और हम जो टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री, 200 डिग्री, 500 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 200 500 तुरंत तुरंत मैं कर दूं। बात ऐसी, it 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 is such it is such a phenomenon that remains, सुनिए जब, एक एमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये कितना छोटा मास रहा होगा, तुम्हें अंदाजा है? नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम जितना नहीं, तुम नहीं है, तुम जितना छोटा सोच रहे हो ना, उससे और छोटा करो। अभी भी तुम सोच पा रहे हो, तुम सोच पा रहे हो ये मास बहुत बड़ा है। ये तो इतना सा मास है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने एक ऐसा ग्रेन सोचा होगा, तुमने ऐसा एक ग्रेन सोचा होगा, छोटा सा ग्रेन। अरे इसका भी मास है कुछ, इसका भी मास मैं बोलूंगा तो 10 टू द पावर -5 ऑर्डर में आ ही जाएगा। ये तो 10 टू द पावर -27, यू कैनॉट इवन इमेजिन। इतना सा मास भी अगर रेडियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए तारीख, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी बन जाती है। हाँ, एम्स इस पर बात अलग है।
डेल्टा एम करते हैं उसको, डेल्टा एम से मतलब इतना सा मास अगर चेंज हो जाएगा, हम आएंगे उस पर। क्या ये सब, इतना सा मास चेंज और एनर्जी कितनी बनती है, 931, मतलब तुम एक, तो इट इज सच अ फेनोमेनन दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल, कहा होगा बेटा, ये बुक कहा होगा। इट इज सच a phenomenon that remains unaffected by external factors such as, क्या क्या बताया था श्रीमोई, कौन कौन से फैक्टर है उसको बोलने, कौन कौन से फैक्टर, heat, temperature, pressure, light, catalyst, promoter, factors such as heat, temperature, pressure, light, catalyst, promoter, heat, etc. इसलिए ये न्यूक्लियर फेनोमेनन कहलाता है। और रेडियो एक्टिविटी कौन शो करता है, ये लोग शो करते हैं। चलो इतना लिखो। इसकी कहानी कैसी थी, फोटोग्राफिक प्लेट्स, मैडम क्यूरी का नाम तो सुना ही है, मैडम क्यूरी, अरे उसको मैडम, अरे सुनो ना, वो अपने लॉकर में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, और यूरेनियम का एक टुकड़ा उसको एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करके उसी लॉकर में रख दिया था। फिर उनको फोटोग्राफिक प्लेट की जरूरत पड़ी, तो जब फोटोग्राफिक प्लेट निकालने गई तो देखी कि फोटोग्राफिक प्लेट्स में कुछ कहीं कहीं चमक थी। लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट में बिना किसी हाई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल के, फोटोग्राफिक प्लेट का नियम होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में जब कोई हाई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है, तो जहां जहां स्ट्राइक करते हैं वहां वहां चमक आती है, वरना सन्नाटा रहता है, मतलब कुछ नहीं रहता। तो वो फोटोग्राफी प्लेट जब निकाली तो देखी कि, देखते हैं कि कुछ कुछ जगह चमक है। अब तुम्हारे मेरे जैसे लोग तो वो लोग थे नहीं, अब हमें लगता है कि चमक है, तो हम कहते हैं कि अरे ये तो खराब है। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अरे चमक आई कैसे, कुछ तो था, ये तो लॉकर में बंद था, लॉकर में यूरेनियम छोड़कर कुछ और था नहीं, वो भी एल्यूमिनियम फॉयल में पैक, मतलब यूरेनियम से कुछ पार्टिकल्स निकले हुए। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एल्यूमिनियम फॉयल को भेद कर बाहर आए हैं। यूरेनियम से कुछ निकला होगा, यूरेनियम से कुछ निकला होगा, यूरेनियम एल्यूमिनियम फॉयल से पैक, एल्यूमिनियम फॉयल को मैं मैटर बोल सकता हूँ, ये तो मैटर है ना एल्यूमिनियम। तो ऐसे पार्टिकल्स निकले होंगे यूरेनियम से जो एल्यूमिनियम फॉयल को भेद कर आते हैं। अब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, यूरेनियम का फिर से एक टुकड़ा ले लिया, लेड ब्लॉक, हाँ एक मिनट, ये इसमें इसमें कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, और ये लेड ब्लॉक है। अब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, वैसे तो इनविजिबल है, तो पता कैसे लगाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी नेगेटिव, ये जो भी इनविजिबल रे था, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक, ये जो पॉजिटिव साइड था यहाँ एक प्लेट लगा दी, ये जो नेगेटिव साइड था यहाँ एक प्लेट लगा दी, हाँ वो एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर कुछ चमक आती है, यहाँ पर कुछ चमक आती है, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ना पॉजिटिव की तरफ गए ना नेगेटिव की तरफ गए, जो सीधे चले गए अनडिफ्लेक्टेड, तो ये डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड, ये वाले डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव फील्ड,
और ये रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। ये समझे? अच्छा, जो पॉजिटिव की तरफ गए होंगे श्योरली मस्ट बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और जो अनडिफ्लेक्टेड थे वो नो चार्ज। हाँ, जो नेगेटिव चार्ज थे वो पार्टिकल्स थे, जो पॉजिटिव चार्ज थे वो भी पार्टिकल्स थे, और जो नो चार्ज था वो गामा रे, वो पार्टिकल नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एकदम यहाँ पर हमने एक्सरे के बाद एक रे पढ़ी थी गामा रे। हाँ, नहीं वो कोई पार्टिकल नहीं, न्यूट्रॉन का मास होता है, गामा कोई मास नहीं। नहीं नहीं, नहीं। गामा को बस ऐसे लिखना, ऐसे गामा एनर्जी, या फिर यहाँ लिख देना एनर्जी प्लस एनर्जी, इसमें कोई मास नहीं, नो मास। थोड़ी एनर्जी निकलती है। अब कोई एक सब्सटेंस गामा रे गैस को आयनाइज कर सकती है थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस है, और गैस में से जब यहाँ हाइड्रोजन रहेगा H2, ये मॉलिक्यूल ये जब गामा रे इसमें से पास करेगा बहुत स्पीड से पास कर, लाइट के स्पीड में, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पार्टिकल्स को ये तोड़ देगा। ये क्या हो जाएगा H1, ये क्या हो जाएगा H1। अच्छा, अब इसको फिर एनर्जी मिलेगी, गामा रे पास होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा है हमने, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, तो ये थोड़ी एनर्जी आएगी और ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा H प्लस। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई एनर्जी इसमें से पास करनी चाहिए गैस अगर आयनाइज हो जाए। तो इससे पता लगाया था फर्स्ट टाइम, ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आता है, ये डायग्राम बना दिया जाता है, ये ब्लॉक बना देते हैं, यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं, यहाँ नेगेटिव बना देते हैं, और कंप्लीट द रे डायग्राम, इसको कंप्लीट करना होता है। तो जो पॉजिटिव प्लेट होगा वहां तुम कुछ लाइन बना देना, जो नेगेटिव होगा वहां तुम कुछ लाइन बना देना, और सीधी कुछ लाइन बना देना। ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गए क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ गए। अच्छा, ये जो पॉजिटिव की तरफ गए और ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स है इनको नाम दे दिया बीटा। ये जो नेगेटिव की तरफ गए हैं ये खुद पॉजिटिव है, इनको नाम दे दिया अल्फा, और ये हो गया गामा। अच्छा, जब इनको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था तो पता नहीं इनका क्या नाम है, ABCD XYZ KQ इलेवन शॉर्ट बता नहीं सकते, कुछ मैथ्स वाले ले चुके थे, कुछ फिजिक्स वाले ले चुके थे, कुछ केमिस्ट्री वाले ले चुके थे, इनका क्या नाम देंगे, तो अल्फा बीटा गामा नाम देंगे। पॉजिटिव वाला अल्फा, नेगेटिव वाला बीटा, और जिसका कोई चार्ज नहीं था, कोई मास नहीं था, वो गामा। ये एक एनर्जी, ये एक एनर्जी। अब इनका कंपैरिजन, इनकी प्रॉपर्टीज, ये सब हमें देखना चाहिए, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नो चार्ज। हाँ, न्यूट्रल बोल सकते। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो जो अल्फा है ना उसको हम डबली आयोनाइज्ड हीलियम मानते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। ऐसा क्यों? अगर तुम हीलियम की बात करो तो हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, He++। तो इसके न्यूक्लियस में सिर्फ क्या बच गया, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो एक ऐसा न्यूक्लियस ये तभी मिल सकता है अगर मैं हीलियम, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये हमें ऐसे मिल सकता है कि एक हीलियम का एटम ले लिया और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा ये क्या हो जाएगा He++। अब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ यही बच गया, इसको हम कहते हैं ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को डबली आयनाइज्ड हीलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल का जो मास है, आप ऐसे मानो अल्फा पार्टिकल जिसमें से निकला था
इसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकला था, अच्छा ये अल्फा बीटा गामा कहाँ से निकले? न्यूक्लियस से। अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, इस पूरे रिएक्शन सेटअप का टेम्परेचर चेंज करते हैं, और इस अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का निकलने का जो स्पीड या जिस अमाउंट पे वो निकल रहे थे उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसमें क्या कैटलिस्ट रखते हैं, कुछ भी तुम्हारी इच्छा कैटलिस्ट रख दो, कोई चेंज नहीं आता। प्रेशर बढ़ा दो, लाइट दे दो, हीट दे दो, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, नथिंग। ये चीज ये अपने रफ्तार से होते रहते, तब हमें पता चला कि ये न्यूक्लियस से होता है। अच्छा एक बात और, जब अल्फा निकलेगा तो बीटा नहीं निकलेगा। मतलब तुम ऐसा मान लो, तुमने एक न्यूक्लियस में से, एक न्यूक्लियस में से रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तुमने 10 सेकंड तक रेडियो एक्टिविटी को होने दिया, जिस पल अल्फा निकला उस पल बीटा नहीं निकला, जिस पल अल्फा निकला उस पल बीटा नहीं निकलेगा, और जिस पल बीटा निकला उस पल अल्फा नहीं निकलेगा। लेकिन अल्फा के साथ गामा निकल सकता, तो कैसा रहेगा एमिशन? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एंड गामा, अल्फा एंड बीटा एंड गामा नहीं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा नहीं, अल्फा और बीटा एंड गामा। अच्छा ये एक ऐसा एमिशन था, शोमिली, शोमिली वो, ये एक ऐसा एमिशन था जो हमने कराया नहीं, खुद ब खुद हुआ। जो खुद ब खुद होते हैं ना उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। इसकी बात भी हमने कभी तो की थी। हाँ तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, spontaneous emission of alpha or beta and gamma from nucleus, and this is known as radioactivity। इसको नाम दिया था रेडियोएक्टिविटी। तुमने पूछा ना किससे रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, तुमने पूछा था, तुमने पूछा था, समझ आ गया व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी, तो बोल देना स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा स्पॉन्टेनियस एमिशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद ब खुद होता है ना, ये अपने आप होता है, अपने आप होने वाले रिएक्शन के लिए वर्ड यूज करें स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ alpha or beta and gamma from nucleus of an from an unstable nuclei, from an unstable nuclei, और कौन सा nuclei unstable होगा? Those nuclei having neutron proton ratio greater than 1.5, this is known as radioactivity। तो एक बार वो लिख लेते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी, the spontaneous emission of alpha or beta and gamma from an unstable, from an unstable nuclei, comma those nuclei having neutron proton ratio greater than 1 point, greater than 1.5। कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा गामा, चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव, नो चार्ज, मास, अच्छा नेचर या सिमिलरिटी, डबली, बात मत करो आपस में, डबली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, बीटा पार्टिकल को मानते हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन जैसा, हाँ बनाओ, और ये एनर्जी, ये एनर्जी है। अच्छा फिर अगर मास की बात करें,
ये क्यों लिखा है पहले ये समझ लो। इसको क्या मान लिया, डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम। इसको क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन जैसा। और इसमें कोई मास, एनर्जेटिक। हाँ, बहुत हाई एक्साइटिंग पार्टिकल रहते हैं इसलिए। प्रोटॉन का मतलब शुद्ध प्रोटॉन का कहते हैं जब सिर्फ एक प्रोटॉन ही है। तुम बोल ही रहे ना प्रोटॉन, मतलब उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कोई न्यूक्लियस, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो अब तुमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा? तो तुम इसलिए इसको बोलते हो प्रोटॉन H प्लस। लेकिन इसमें इसमें दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, इसमें तुम प्रोटॉन कैसे बोल सकते हो, न्यूट्रॉन भी तो इसमें ना। अल्फा मतलब हीलियम। अल्फा का मास जो होता है, अल्फा का मास कितना है वो हमने पता कर लिया। और वो मास किससे मैच होता है, एक हीलियम। अरे यही तो तुम्हें बता रहा था मैं। एक हीलियम क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर दो इलेक्ट्रॉन, और बाहर दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकालो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा। जैसे तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसके ऊपर दो प्रोटॉन का प्लस आ जाएगा ना। इसको हम कहते हैं ये अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब अगर मास की बात करें, क्योंकि ये डबली आयनाइज्ड हीलियम है, इसमें दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन का मास है। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का मास हम कितना मानते हैं, 1.1 एमयू, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। एक प्रोटॉन का मास ये मानते हैं, न्यूट्रॉन का मास भी ये मानते हैं। तो ये सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, और इसका तो ये तो एनर्जी, इसका तो मास होगा ही नहीं, तो ये सबसे हेवीएस्ट है। ये इंटरमीडिएट, और इसका नो मास। हाँ बोलो। हाँ, ये तुम जो बात बोले अच्छी बात पूछी, इलेक्ट्रॉन को दो मास। जो तुम ई स्क्वायर की बात कर रहे थे, क्या होता है, मास दो तरह के होते हैं। एक होता है रेस्ट मास। हम ये मानते हैं कि पार्टिकल का मास, अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमने ये माना कि मास चेंज कांस्टेंट। हम हमेशा ये मानते हैं ना कि पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा। एक होता है रेस्ट मास, मास चेंज होता है अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड में चलना शुरू कर दे। अगर कोई पार्टिकल लाइट की गति से चलना शुरू कर दे तो उसका मास चेंज होना शुरू हो जाए। मतलब तुम ऐसा समझो कि एक पार्टिकल बहुत कम वेलोसिटी में चल रहा है, जो वेलोसिटी की हम बात करते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, बस इतनी सी बात, तब उसका मास कांस्टेंट रहता है। जैसे वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगता है, जैसे वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगता है, उसका मास कम होने लगता है, उसका मास चेंज होने लगता है। चेंज होना दो तरह से हो सकता है, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसका मास कम होने लगता है। हाँ, ये आइंस्टाइन ने बताया। फिलोसॉफी क्या थी मैं तुम्हें बताऊं, इलेक्ट्रॉन को लेकर सारी समस्या थी। इलेक्ट्रॉन को लेकर सारी समस्या थी। हमें ये पता नहीं चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन, बातें नहीं आपस में, हमें ये पता नहीं चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, क्योंकि पार्टिकल का मास होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसका कोई मास नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, या पार्टिकल माने या वेव माने, इसको लेके बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ एविडेंस ऐसे थे हमारे पास। हाँ, तो इसका मास बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इसका मास इंटरमीडिएट होगा, इसका कोई मास नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आयनाइजिंग पावर। अगर मैं आयनाइजिंग पावर की बात करूं, सुनो इधर, एक गैस चेंबर, इसमें गैस है, इसमें से एक बार अल्फा पास कराना, एक बार बीटा पास कराना, और एक बार गामा पास कराना। ये बताइए, इस गैस के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, अल्फा का, बीटा का, गामा? अल्फा का। क्यों? अच्छा, एक ये देखो। हाँ, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो गामा की स्पीड मैक्सिमम होगी, और ये स्पीड कितनी होती है, मोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू
लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, इसका स्पीड, इसका मास हेवी है तो इसकी स्पीड लीस्ट होगी और इसकी स्पीड इंटरमीडिएट। देखो, अब तुमको मैंने एक चेंबर में अल्फा, बीटा और गामा देके बोला कि कौन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। ये भी एनर्जी है, एनर्जी इन द सेंस ये बहुत स्पीड से निकल रहा है, ये हाई एक्सीलरेटिंग। अगर मैं ये मान लू स्पीड ऑफ लाइट सी है तो बीटा का स्पीड कुछ 10 टाइम्स कम होता है, लाइट के स्पीड से 10 टाइम्स कम होता है। ऑर्डर, ऑर्डर बताना, ऑर्डर। हाँ, और इसका ऑर्डर कितना है अल्फा का। ये जो भी स्पीड होती है ये कम नहीं होती, लाइट जितनी ज्यादा नहीं होती है लेकिन ये कम नहीं होती। कितना, 10⁻7 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। ये 10⁻8, कम तो नहीं, इतनी ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, जब पार्टिकल्स इसमें से अल्फा गुजरेगा, बीटा गुजरेगा और गामा गुजरेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा। इस चेंबर में गैस है, इसमें से एक बार अल्फा गुजरेगा, अगर बीटा गुजरेगा, फिर गामा गुजरेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा वेलोसिटी से कौन पास करेगा, गामा। अच्छा, गामा जैसी आएगी वो एकदम से पास हो जाएगी, मतलब गामा का इंटरेक्शन इस गैस के साथ सबसे कम होगा, बहुत स्पीड से है ना। और इन तीनों में सबसे कम स्पीड इसकी है, और क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम है तो ये इसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ये सबसे कम टाइम स्पेंड करेगा। तो इन तीनों में अगर मैं आयनाइजिंग पावर की बात करूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो ये गैस के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस गैस को आयनाइज करेगा। सही तो, हाँ। हाँ, स्पीड के ऊपर, मास के ऊपर। हाँ, पर गामा धीरे नहीं चलता, जो धीरे चलता है वो गामा। ओए, बस, कुछ समझ आया। ये एक दरवाजा है और ऐसा एक दरवाजा एकदम इसके सामने कर, और इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है। अब एक टीचर आया, गामा की स्पीड से यहाँ घुसा, और एक टीचर आया धीरे धीरे, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किस टीचर का ज्यादा होगा, समझ गए। जब चेम्बर से गैस गामा पास करेगा, इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो आयनाइजेशन क्या होगा, लेकिन जब अल्फा पास करेगा इंटरेक्शन होगा, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन पावर 5 मिनट रुक सकती है, 5 मिनट रुक सकती है, 5 मिनट। आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर इसका लीस्ट, इतना वैल्यू याद मत रखो, वैल्यू नहीं, कंपैरिजन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। लीस्ट इसका मैक्सिमम और इसका इंटरमीडिएट। हाँ, अरे हाँ यार, वैल्यूज याद नहीं रखी। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज्यादा होगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये पेनिट्रेट ज्यादा करेगा। इसके थेरेपीज में, केमोथेरेपी में इसको यूज करते हैं गामा, केमोथेरेपी। जब एक किसी टारगेटेड साइट पे बहुत सारे अनवांटेड सेल्स का ग्रोथ होने लगता है, तो हाँ, वो सेल को किल करने के लिए कभी कभी हम मरते हैं। हाँ, मरते हैं, बहुत मरते हैं, इसीलिए तो कमजोर हो जाता है पेशेंट, एकदम कमजोर, कुछ नहीं बचता। तो गामा, इसका पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम है, इसका पेनिट्रेशन पावर लीस्ट, और ये इंटरमीडिएट। तो ये दोनों डिफरेंस तो आते हैं खूब, डिफरेंस इन द सेंस, अरेंज देम, हाँ, अरेंज देम इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर।
और एंजाइम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर आयनाइजेशन पावर। अच्छा, और क्या है? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अच्छा, इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा इसका, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करता है ना। गैस और बॉडी में फर्क पड़ता है। इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट मैक्सिमम होगा। हाँ बोलो। बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं समझ आया? बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है समझ लो। जो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वो जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको लेड के अप्रॉन्स पहनाए जाते हैं। लेड, लेड एलिमेंट है ना, उसके अप्रॉन्स पहनाए जाते हैं पूरे। इतना ज्यादा गामा रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है कि एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब पेशेंट को, पेशेंट नहीं,